Very good morning to all of you. So today we are going to cover the new topic of offer and acceptance, which is revocation of offer and acceptance. रेवोकेशन का मतलब होता है कैंसलेशन। लास्ट लेक्चर में हमने ये स्टडी किया था कि व्हाट इज ऑफर, व्हाट इज एक्सेप्टेंस, उनके लीगल रूल्स क्या हैं। अब अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कोई चीज ऑफर कर दी है और दूसरी पार्टी ने एक्सेप्टेंस भी दे दी है, लेकिन बाद में उनको लग रहा है कि जिसने एक्सेप्टेंस दी है उसको लग रहा है कि नहीं, मुझे ये नहीं कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए या मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, तो व्हाट आर द लीगल रूल्स फॉर दैट। First is communication of offer and acceptance. According to section 4, the communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट मानी जाएगी? जब उस पर्सन की नॉलेज में आ जाएगा जिसको ये ऑफर किया है। लेट सपोज मुझे किसी ने ऑफर किया है अपना घर सेल करने के लिए, तो ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? जब वो ऑफर मुझे पता चलेगा, जब वो मेरी नॉलेज में आ जाएगा। The communication of acceptance is complete as against the proposer when it is put in the course of transmission to him so as to be out of the power of acceptor. Proposer मतलब जिसने ऑफर किया है, उसके लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? जब जिस बंदे ने एक्सेप्ट किया है उसने लेटर पोस्ट कर दिया या कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया। ठीक है, अब मुझे किसी ने ऑफर किया, ठीक है, कि उसने मुझे अपना घर सेल करना है, राइट? तो उस बंदे के लिए मेरी एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? जब मैंने एक लेटर लिखा और उसको पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर दिया। जिस टाइम मैंने पोस्ट किया उस टाइम उस बंदे के लिए, ऑफरर के लिए, जो है वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, मेरे लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर, जब उस बंदे की नॉलेज में आ जाएगा, उसको वो लेटर मिल जाएगी, तब मेरे लिए वो एक्सेप्टेंस क्या है, कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट इज रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब ये तो हो गया कि ऑफर किया, एक्सेप्ट हो गया, वो एक्सेप्टेंस मेरे लिए कब कंप्लीट हुआ या उस बंदे के लिए कब कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इज रेवोकेशन। अब हम कैंसिल करना चाहते हैं। अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। प्रपोजर जिसने ऑफर किया था, जितनी देर मतलब जब तक उसके पास पास एक्सेप्टेंस पहुंची नहीं, उससे पहले हम कभी भी उसको रिवोक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने लेटर पोस्ट किया, उस बंदे के पास अभी वो लेटर नहीं पहुंचा, और लेकिन उससे पहले मैं कभी भी उसको कैंसिल कर सकती हूँ, रिवोक कर सकती हूँ, राइट? An acceptance may be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as against the acceptor but not afterwards. ठीक है, कम्युनिकेशन कंप्लीट होने से पहले मैं उसको कैंसिल कर सकती हूँ, बाद में कैंसिल नहीं कर सकती। एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल, एम बाय लेटर पोस्टेड ऑन 1st जून ऑफर टू सेल हिज कार टू एन फॉर 5 lakhs। एम ने ऑफर किया एन को कि 1st जून को एक लेटर लिखा कि मैं आपको अपनी कार सेल करना चाहता हूँ फॉर ₹5 लाख। लेटर रीचेज एन ऑन 3rd जून। एन के पास वो लेटर कब पहुंचा? 3rd जून। एन एक्सेप्ट द ऑफर बाय लेटर पोस्टेड ऑन 5th जून। एन ने एक्सेप्ट करके दोबारा लेटर पोस्ट कर दिया 5th जून को, राइट? द लेटर रीचेज एम ऑन 7th। एम के पास वापस वो लेटर कब पहुंचा? 7th। ठीक है, देखो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब हुआ? 3rd जून को। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट प्रपोजर मतलब जब उसके पास लेटर पहुंचा 5th जून को। एज अगेंस्ट एक्सेप्टर, एक्सेप्टर के लिए कब कंप्लीट हुआ? जब उसने लेटर दोबारा पोस्ट कर दिया 7th जून को। अब कब प्रपोजल, अब दोनों कब कैंसिल कर सकते हैं? प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड बिफोर 5th जून, एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड बिफोर 7th जून। मतलब दोनों की कम्युनिकेशन कंप्लीट होने से पहले हम रिवोक कर सकते हैं, बाद में रिवोक नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज लैप्स ऑफ ऑफर। ऑफर कई बार क्या होता है कि किसी और रीजन के कारण ऑफर जो है वो लैप्स, एक्सपायर हो जाता है। लाइक फर्स्ट इज रेवोकेशन, या तो हमने रिवोक ही कर दिया, कैंसिल ही कर दिया। लैप्स ऑफ टाइम, या किसी बंदे ने, लेट सपोज एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आई शेयर्स की परचेज के रिगार्डिंग, और उन्होंने कहा कि जो भी शेयर्स खरीदना चाहता है वो 5th जून से पहले पहले जो है वो अपनी देगा, कंसेंट देगा। लेकिन हमने 5th जून से पहले कंसेंट दी ही नहीं,
तो टाइम खत्म हो गया, तो लैप्स ऑफ टाइम के कारण भी वो ऑफर जो है वो लैप्स हो गया। डेथ और इंसेंटिव ऑफ ऑफर, जिस बंदे ने ऑफर किया था उसकी डेथ ही हो गई, ठीक है, तो ऑफर अपने आप खत्म हो गया। काउंटर ऑफर, अगर किसी बंदे ने मुझे ऑफर किया, मैंने उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, उसको दोबारा से एक नया ऑफर दे दिया, तो इट मीन्स जब मैंने एक नया ऑफर दे दिया, तो पिछले वाला ऑफर जो है, जो पहले उस बंदे ने मुझे ऑफर किया था, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, लैप्स हो गया। एक्सेप्टेंस नॉट एज पर द प्रिस्क्राइब नोट, कई बार लिखा होता है कि जो भी आपने एक्सेप्टेंस भेजनी है, दैट शुड बी बाय लेटर और बाय फोन कॉल। अगर आपने उस तरीके से नहीं एक्सेप्टेंस किया, तब भी ऑफर जो है वो लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर मतलब जिस चीज के बारे में कॉन्ट्रैक्ट किया वो चीज ही खत्म हो गई, ठीक है। मैं अपना, लेट सपोज मेरे पास एक हॉर्स है, घोड़ा है, ठीक है, मैं वो हॉर्स सेल करना चाहती हूँ किसी को, लेकिन वो हॉर्स बीमार हो गया और उसकी डेथ हो गई, ठीक है, तो मतलब सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया, तो ऑफर भी अपने आप खत्म हो गया। रिजेक्शन ऑफ ऑफर बाय ऑफरी, ऑफरी ने जो ऑफर है वो रिजेक्ट कर दिया, उस कारण भी ऑफर क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है। एग्जाम्पल है, बी ऑफर्ड टू सेल हिज हाउस टू ए फॉर रुपीज 50,000। ए एक्सेप्टेड द ऑफर बाय पोस्ट ऑन द नेक्स्ट डे, ए सेंड टेलीग्राम रिवोकिंग, पहले उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अगले दिन उसने दोबारा टेलीग्राम भेज दिया कि मैं रिवोक करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, विच रीच बी बिफोर द लेटर। अब बी के पास जो रेवोकेशन है वो एक्सेप्टेंस वाली लेटर से पहले पहुंच गई। इज द रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वैलिड, अब बताओ कि रेवोकेशन जो है वो वैलिड है या नहीं। what would be the effect if letter of acceptance and telegram of revocation of acceptance reach B at the same time, अगर दोनों लेटर्स सेम टाइम पे पहुंचती तो क्या रिजल्ट होना, ठीक है। अब देखो, एक्सेप्टेंस मिलने से पहले ही रिवोक कर दिया, इट मींस इट इज वैलिड। यस, द रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज वैलिड बिकॉज द एक्सेप्टर मे रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एट एनी टाइम बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेज द ऑफरर, मतलब ऑफरर के पास एक्सेप्टेंस पहुंचने से पहले पहले हम किसी भी टाइम अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। If both the letters and telegram reach B at the same time, the formation of contract will depend on the fact which of two is opened first by B। मतलब अगर दोनों लेटर्स सेम टाइम पे पहुंचती तो फिर किस चीज पे डिसीजन होना था कि कौन सी लेटर उसने पहले खोली। इफ बी रीड्स द टेलीग्राम फर्स्ट, रेवोकेशन इज वैलिड। अगर तो उसने रेवोकेशन वाली लेटर पहले खोल के पढ़ता, मतलब एक्सेप्टेंस से पहले रेवोकेशन वाली लेटर पढ़ ली, तो इट मींस रेवोकेशन इज वैलिड। बट इफ लेटर इज रीड फर्स्ट, लेकिन अगर वो पहले एक्सेप्टेंस वाली लेटर पढ़ता, बाद में रेवोकेशन वाली पढ़ता, देन रेवोकेशन इज नॉट वैलिड, क्योंकि एक्सेप्टेंस पहले हो चुकी है। रेवोकेशन जब होगी एक्सेप्टेंस से पहले ही होगी, एक्सेप्टेंस के बाद रेवोकेशन इज नॉट वैलिड। Next topic is consideration. According to section 2 subsection D, consideration is defined as when at the desire of promisor or promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promises to do or abstain from doing something, such an act or abstinence or promise is called consideration for the promise। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उतनी देर तक वैलिड नहीं है जितनी देर तक कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। दो पार्टीज अगर कॉन्ट्रैक्ट में आ रही हैं आपस में, आइदर टू डू समथिंग और आइदर टू एब्सट्रेन, एब्सट्रेन होता है रुकना, एब्सट्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है। हम किसी के को ऑफर कर रहे हैं कि या तो वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आए, ठीक है, वो कोई चीज खरीदे, या मैं किसी के साथ ऑफर कर रही हूँ कि आप मेरे से लमसम अमाउंट ले लो, लेकिन 1 साल तक आप जो बिजनेस मैं कर रही हूँ आप वो बिजनेस नहीं कर सकते। आई एम एब्सट्रेनिंग दैट पर्सन फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, तो वो भी एक क्या हो जाता है, कंसिडरेशन, क्योंकि उसके उस प्रॉमिस के कारण उसने मुझे वो प्रॉमिस दिया है और मैंने इन रिटर्न उसको पैसा दिया है, ठीक है। A party to an agreement who promises to do something must gain something in return, ठीक है। जब भी दोनों पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों पार्टीज के लिए समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए। द समथिंग इन रिटर्न इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन। जो भी समथिंग इन रिटर्न वो लेके चल रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, कंसिडरेशन। अब इसके लीगल रूल्स क्या हैं। कंसिडरेशन मस्ट ऑलवेज बी प्रोवाइडेड एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। प्रोमिसर के डिजायर पे होता है। प्रोमिसर मतलब जो चीज, अब मैं किसी को ऑफर कर रही हूँ अपनी कार, तो कंसिडरेशन भी वही होगी कि मैं जितना पैसा लेना चाहती हूँ, ठीक है। सो इट इज एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। इट मे बी प्रोवाइडेड बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन।
प्रॉमिस ही मतलब जिसको हम अपनी कार सेल कर रहे हैं, या तो वो बंदा पैसा देगा जिसको मैं अपनी कार सेल कर रही हूँ, या उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन दे सकता है। इट मे बी प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन ये नहीं है कि हो सकता है किसी ने पास्ट में मेरे लिए कुछ किया हो, लेकिन उस टाइम पे मैंने उसको पेमेंट नहीं की हो, मैं आज उसको पेमेंट कर रही हूँ, या आज मैंने प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, उसने मुझे मुझे पैसे नहीं दिए अभी, वो फ्यूचर में 2 महीने बाद या 3 महीने बाद देगा। सो इट मे बी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इट नीड नॉट बी एडिक्वेट, इट मस्ट बी सम वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ। मतलब ये जरूरी नहीं है कि अब मैं किसी को मैं कोई प्रोडक्ट 1000 में भी सेल करती हूँ, किसी को वही प्रोडक्ट मैं 400 में भी सेल करती हूँ। मतलब ये वो कंसिडरेशन एडिक्वेट है या नहीं है, इससे गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। इट मस्ट बी सम वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ, समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए। चाहे वो 10 रुपए हो, ये नहीं हमने देखना सॉरी, ये नहीं हमने देखना कि जो चीजें वो आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं उस हिसाब से मेरी मर्जी है, मैं अपना बाइक किसी को 5000 में भी सेल कर सकती हूँ। ठीक है, तो वो 5000 मेरे लिए एडिक्वेट है। ठीक है, सो इट मस्ट बी सम वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ। इट मस्ट बी रियल, सर्टेन एंड पॉसिबल, रियलिटी में कोई चीज होनी चाहिए। ठीक है, इट मस्ट नॉट बी इलीगल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। कोई भी ऐसी चीज हम नहीं दे सकते जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है, जो कि इलीगल है। लेट सपोज हम ये नहीं कह सकते कि आप मुझे अपनी कार सेल करो, मैं उसके बदले में आपको ड्रग्स दे दूंगी, बिकॉज सेलिंग ऑफ ड्रग्स इज इलीगल एंड इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। लॉ में ये माना जाता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स गलत है, वॉइड है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ केसेस हैं जिनमें हम कहते हैं कि ठीक है, अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट है। फर्स्ट इज लव एंड अफेक्शन। अब जैसे पेरेंट्स हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम करके जा रहे हैं थ्रू विल। ठीक है, विल पास करते हैं, अपनी वसीयत में अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को देके जा रहे हैं। दे आर गिविंग देयर प्रॉपर्टी टू देयर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ लव एंड अफेक्शन। वो ये नहीं कहेंगे कि हम अपनी प्रॉपर्टी आपको तब देंगे कि हमें पहले समथिंग इन रिटर्न दो। ठीक है, तो जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, anything transferred by the way of love and affection, that contract is valid even if there is no consideration for the other party. कंसिडरेशन फॉर वॉलेंट्री सर्विस, मैं अपनी मर्जी से किसी को फ्री में पढ़ा रही हूँ, अपनी मर्जी से मैं अपनी सर्विसेज किसी को दे रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है। प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट। टाइम बार्ड डेट होता है कि मैंने किसी के साथ प्रॉमिस किया है कि आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स आई विल पे यू द मनी और पे यू द रेंट। ठीक है, अब इस टाइम पीरियड उस बंदे को मेरे से कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रही, समथिंग इन रिटर्न, लेकिन उस प्रॉमिस के बेस पे वो मुझे अपनी प्रॉपर्टी या अपना हाउस यूज करने दे रहा है। ठीक है, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होगा। कंप्लीटेड गिफ्ट, अब फॉरेन से कोई बंदा मुझे गिफ्ट भेज रहा है मेरा रिगार्ड करने के लिए, या वैसे ही मेरा कोई फैमिली मेंबर मुझे गिफ्ट दे रहा है, तो वो नहीं होगा ना कि मैंने उसको कुछ इन रिटर्न नहीं दिया, तो वो वैलिड नहीं है। कोई मुझे अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है लीगल पेपर्स के थ्रू, तो अब ये नहीं है कि वो मुझे एज अ गिफ्ट दे रहा है। ठीक है, तो अगर ये नहीं है कि मैं उसको कुछ इन रिटर्न में दूंगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। एज अ एजेंट कोई एक बंदा अगर काम कर रहा है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको कंसिडरेशन पे की जाए। जब भी हम चैरिटी पे करते हैं, चैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ देते हैं किसी को, उसमें भी हम इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। गारंटी बाय श्योरिटी। अगर आपने किसी की गारंटी ली है, लेट सपोज बैंक से मैंने लोन लेना है और किसी बंदे ने मेरी गारंटी ली है वहां पे, तो एज अ श्योरिटी अगर वो मेरे लिए एक्ट कर रहा है तो वहां पे भी कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है। दिस वाज द होल टॉपिक फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विद द न्यू टॉपिक। थैंक यू।